अब तक की इस कार्रवाई में इस जांच टीम को यह पता चला है कि इस आरटीओ ऑफिसर के पास उसकी आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति थी। इनमें इस तरह के 5 और बंगलों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है, यानी इसके पास ऐसे 5 बंगले और थे। इसके अलावा इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सोने चांदी के आभूषण भी इस जांच की टीम ने बरामद किए हैं। अब बड़ी बात यह है कि संतोष पाल नाम के जिस आरटीओ पर यह छापेमारी की गई, उसकी पत्नी भी इसी परिवहन विभाग में एक क्लर्क की नौकरी करती है। यानी ये दोनों पति पत्नी परिवहन विभाग में काम करते हैं, दोनों सरकारी नौकर हैं। और इस आरटीओ अफसर की मासिक तनख्वाह है 65,000 रुपए और उसकी पत्नी की मासिक सैलरी है 55,000 रुपए। यानी ये दोनों मिलकर हर महीने 1,20,000 रुपए कमाते हैं वेतन के तौर पर। यानी एक साल की इन दोनों की सैलरी को अगर मिला लिया जाए तो ये हुई 14,40,000 रुपए। साल में ये दोनों मिलकर 14,40,000 रुपए कमाते हैं। 10 साल की सैलरी अगर हम इनकी जोड़ लें तो 10 साल की तनख्वाह हुई 1,72,00,000 रुपए। और अगर ये दोनों पति पत्नी अधिकतम 30 वर्ष तक ऐसे ही सरकारी नौकरी करते रहते और मान लीजिए इनकी मासिक सैलरी भी लगभग इतनी ही रहती है, तो इनकी तनख्वाह में 30 साल में 5,18,00,000 रुपए ही जमा हो पाते। यानी 30 साल की नौकरी में भी इन्हें 5,18,40,000 रुपए ये कमा पाते। लेकिन अभी जांच टीम को जबलपुर में इसकी जो 5 संपत्तियों के बारे में पता चला है, उनकी कीमत ही अकेले 40 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। हमारे देश में कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड के अफसर की मंथली सैलरी सबसे ज्यादा होती है 2.5 लाख रुपए के आसपास। यानी हमारे देश में जो सबसे बड़ा सरकारी अफसर जिसे माना जाता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी हमारे यहां माना जाता है, जिसकी मासिक सैलरी है 2.5 लाख रुपए महीना, इस हिसाब से 50 लाख रुपए साल के। और इस रैंक का सरकारी ऑफिसर सालाना आप कितना पैसा कमाता होगा आप देख लीजिए। लगभग 30 लाख रुपए कमाता होगा, माफ कीजिएगा 30 लाख रुपए उसकी साल की सैलरी है। अब सोचिए, अगर सालाना 30 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 25 करोड़ रुपए का घर बना ले या 10 करोड़ रुपए की अपने बेटे या बेटे की शादी पर लगा दे, तो क्या आपको इस सरकारी अफसर के लाइफस्टाइल से यह पता नहीं चलेगा कि उसने ये पूरा महल और ये पूरा पैसा जरूर बेईमानी से कमाया होगा, जरूर रिश्वत से कमाया होगा। कड़वा सच ये है कि हमारे देश के लोग इस बेईमानी को पकड़ तो लेते हैं, घर पर आकर वापस बात तो जरूर करते हैं, लेकिन वो इस पर कभी सवाल नहीं उठाते। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ सजग बने और ऐसे लोगों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लें। अपनी सरकार का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या भी है और अब हमने भ्रष्टाचार को सामाजिक समस्या मानना बंद कर दिया है। आप इस बात का इंतजार मत कीजिए कि सीबीआई या ईडी आएंगे और तब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर इन पर छापा पड़ेगा या इनकम टैक्स के लोग आएंगे। 2.5 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी हवा में घुले ऐसे कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोन्स होता है। इंसान के सिर के एक बाल का आकार 50 माइक्रोन्स के आसपास होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि ये कण एक बाल की तुलना में बहुत छोटे और बारीक होते हैं और सांस लेने के दौरान ये जो कण हैं ये आसानी से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और ये मौत का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। आपने आजकल देखा भी होगा, अक्सर आपने देखा होगा आपके आसपास अचानक से ये पता चलता है किसी खास व्यक्ति को, आपका कोई जानने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, उसे कैंसर हुआ और आप इस बारे में चर्चा करते रहते हैं कि ये व्यक्ति ना तो धूम्रपान करता है, ना शराब पीता है, लाइफस्टाइल भी बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर इसे कैंसर कैसे हो सकता है। ये जो कैंसर और इस तरह की जो नई बीमारियां आ रही हैं, इनमें प्रदूषण का बहुत बड़ा हाथ है और इस नई रिपोर्ट में भी यही बताया गया है। इसके मुताबिक वर्ष 2019 में PM 2.5 की वजह से दिल्ली में, अकेले दिल्ली में प्रति 1 लाख लोगों पर 106 मौत हुई है और यह आंकड़ा पूरी दुनिया में इससे हुई औसत मौतों से लगभग दुगना है। यानी दिल्ली में दुगने लोग मर रहे हैं दुनिया भर के औसत के हिसाब से। दुनिया में PM 2.5 की वजह से प्रति 1 लाख लोगों पर औसतन 58 मौतें हो रही हैं और दिल्ली में 106 मौत हो रही है। हालांकि टॉप 20 देशों की सूची अगर देखें तो इसमें पहले स्थान पर चीन का बीजिंग शहर है, जहां यह आंकड़ा 124 है। इसके अलावा इस सूची में कोलकाता 8वें स्थान पर है, जहां 1 लाख लोगों पर 99 मौत हो रही है। आज भारत
G7, G8 जैसे समूहों का हिस्सा बनना चाहता है, हम G20 का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम अपने देश में ब्रिक्स के बड़े बड़े सम्मेलनों का आयोजन करना चाहते हैं, हमारा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चाहता है, हम चाहते हैं हम दुनिया के सुपर पावर बने। और यानी हमारे जो सपने हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हैं। हम चाहते हैं हम दुनिया के सबसे विकसित देशों के मंच पर आज हम बैठे, लेकिन असल में हम कहां बैठे हैं ये लिस्ट हम आपको एक बार दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या लिस्ट है। देखिए, वायु प्रदूषण के मामले में आज हम नाइजीरिया, घाना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ आज खड़े हुए हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में दिल्ली 2.5 के मामले में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। 2019 में दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जबकि कोलकाता में 84 और नाइजीरिया के कानो शहर में 83.6 था। पेरू के लीमा में 73.2 और बांग्लादेश के ढाका में यह स्तर है 71.4। इस साल मशहूर मेडिकल जर्नल दी लैंसेट ने भी अपनी एक नई रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2019 में भारत में 24 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग तरह के प्रदूषण से मारे गए, उनकी मृत्यु हुई और इनमें 17 लाख मौतों का कारण अकेला वायु प्रदूषण था। यानी हवा के जरिए जो आप जहर अपनी सांसों में ले रहे हैं वो जहर आपको मार रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अकेले दिल्ली में सिर्फ PM 2.5 की वजह से लगभग 30,000 लोगों की जान चली गई। सोचिए, पिछले 2.5 वर्षों में दिल्ली में कोविड से लगभग 26,000 लोग मरे हैं, कोविड से, जबकि अकेले PM 2.5 के प्रदूषण से एक साल में कोविड से भी ज्यादा 30,000 लोग मर गए। लेकिन इसके बावजूद जो चिंता कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में दिखाई जाती है, जो प्रोटोकॉल कोरोना को लेकर दिखाया जाता है, वो चिंता और वो प्रोटोकॉल प्रदूषण के इस वायरस को लेकर दूर दूर तक नहीं दिखती, जबकि एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन अभी इस दुनिया में नहीं है। तो कुछ पॉइंटर्स में समझिए कि यह खत्म कैसे होगा विषकाल। पहला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल अब हमें करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि इस विषकाल से आपको मुक्ति मिले। दूसरा, कम्युनिटी ट्रैवलिंग की व्यवस्था करनी होगी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना होगा ताकि आप अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। तीसरा, शहर जो हैं वो ट्रैफिक जैम से मुक्त होने चाहिए और वहां स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कि अभी हमारे देश के किसी भी शहर में ऐसा दूर दूर तक इस बात की संभावना नजर ही नहीं आती। चौथा, दफ्तर और बाजार के लिए आपको कभी भी ज्यादा दूर ना जाना पड़े, यानी आपका घर, आपका दफ्तर, बाजार, अस्पताल सब कुछ बहुत आसपास होना चाहिए ताकि आपको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। और जो भविष्य के जो शहर हैं उन्हें इसी तरह से बनाया जा रहा है कि आपको दूर ट्रैवल ना करना पड़े, आपको गाड़ी की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। और पांचवा, शहर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर बिल्कुल सख्त पाबंदी हो और शहर के अंदर ऐसे उद्योगों की इजाजत मिलनी ही नहीं चाहिए। ये वो 5 चीजें हैं जो एक प्रदूषण मुक्त शहर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर में मजदूरी करता है, काम करता है, नौकरी करता है और अस्थायी रूप से वहां रहता है और वो वहां का नागरिक भी नहीं है, तो भी वो चुनाव में वहां वोट डाल सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम कर्मचारी, तमाम छात्र, मजदूर, कारोबारी, सैनिक, अर्धसैनिक बल के जवान या कोई भी भारत का नागरिक हो जो वहां पर रह रहा है, वो वहां चुनाव में वोट भी डाल सकता है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले भारतीय नागरिक 15 सितंबर से अपना नाम वहां की वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं और यह प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी। चुनाव आयोग का अनुमान है कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में करीब 25 लाख नए वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर में इस बार 25 लाख नए वोटर्स आएंगे। अभी जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 98 लाख लोग रहते हैं, यानी ये जम्मू कश्मीर की कुल वयस्क आबादी है, जबकि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाता वहां पर 76,70,000 है। ऐसे में अगर 25 लाख नए वोटर्स और जुड़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में अगले चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल सकेंगे और यह बड़ा बदलाव है। इसमें बड़ी संख्या में 18 से 21 वर्ष की उम्र वाले वो वोटर भी होंगे जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A हटने के बाद पहली बार वहां पर वोट डालेंगे। अब आप समझिए कि इसका असर क्या होगा।
इसका असर राजनीति में तो होना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के जितने लोकल नेता हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं, वो सब परेशान हैं। क्यों परेशान हैं वो आपको बताते हैं। ये जो 25 लाख नए मतदाता होंगे, इसमें करीब 20 लाख वो मतदाता होंगे जो जम्मू कश्मीर के बाहर के होंगे। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2014 से 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में 6.5 लाख नए वोटर्स ही जुड़े थे। मतलब 5 साल में अमूमन 6 लाख नए मतदाता बनते हैं और इस बार 25 लाख नए वोटर आ गए हैं। तो बाकी के 19 से 20 लाख वोटर वो होंगे जो जम्मू कश्मीर से बाहर से आए हुए, जम्मू कश्मीर में बाहर से आए हुए भारतीय नागरिक होंगे। एक बड़ा फर्क यह हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन हुआ है। इससे जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या अब 83 से बढ़कर 90 हो गई है। इसमें 6 सीटें जम्मू में बढ़ गई हैं, जबकि कश्मीर में 1 सीट ही बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि जम्मू डिवीजन की सीटें बढ़ने से जम्मू कश्मीर की सियासत में घाटी की राजनीति का दबदबा अब कम हो जाएगा, क्योंकि जम्मू की सीटें बढ़ गई हैं। इससे बीजेपी के लिए इसे फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू के मुकाबले कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों का ज्यादा प्रभाव रहा है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ज्यादातर वोट आती हैं, सीटें आती हैं, वो सब कश्मीर घाटी से आती हैं और जम्मू से नहीं आती। इसलिए ये लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं और यही वजह है कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, सबको अब यह लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के चुनाव में उनकी मोनोपोली यानी उनका एक छत्र राज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक तो जम्मू और कश्मीर डिवीजन के बीच सीटों का अंतर बहुत कम हो जाएगा। जम्मू में अब 43 सीटें होंगी और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें हो जाएंगी। पहले जम्मू में 37 सीटें थीं और कश्मीर में 46 सीटें थीं। इसीलिए कश्मीर का जो होल्ड था वो रहता था। सरकार बनाने में कश्मीर घाटी का सबसे ज्यादा हाथ होता था, सबसे ज्यादा वेटेज होती थी। वो अब बड़े दुखी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर में इन लोगों का कोई बड़ा जनाधार था ही नहीं। उदाहरण के तौर पर आपको वर्ष 2017 के श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के कुछ नतीजे दिखाते हैं। देखिए, बड़ा दिलचस्प होगा। 2017 में श्रीनगर की लोकसभा सीट पर 12,61,000 से ज्यादा वोटर्स थे, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो सिर्फ 89,881 वोट पड़े। सोचिए, 12 लाख वोटर्स में से सिर्फ 89,000 वोटर्स ने वोट डाले, जो कि सिर्फ 7% मतदान हुआ। और उसमें भी फारूक अब्दुल्ला को 48,555 वोट मिल गए। मतलब सिर्फ 3 से 4% वोट फारूक अब्दुल्ला को मिले हैं और 3-4% वोट पाकर भी फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से लोकसभा के सांसद बन गए। यह है बिजनेस मॉडल। वास्तव को जो हुआ है उससे हमें सीखने की क्या जरूरत है और इस दौरान हार्ट अटैक आता क्यों है। असल में जब हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में किसी तरह का कोई ब्लॉकेज होता है, यानी जो आपके हृदय की जो धमनियां होती हैं उनमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है और इससे दिल की मांसपेशियों को खून की आपूर्ति होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। इसके अलावा अगर ये ब्लॉकेज 70% या उससे ज्यादा हो जाए तो इससे सीने में दर्द पैदा होता है, दिल की मांसपेशियों को खून की आपूर्ति कम हो जाती है या बंद हो जाती है और फिर इससे हार्ट अटैक आता है। जिन लोगों को दिल से संबंधित बीमारियां हैं या जिन लोगों के हार्ट में इस तरह का कोई ब्लॉकेज है, ऐसे लोगों को व्यायाम करते समय हार्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा कई मेडिकल स्टडीज में यह बात भी सामने आई है कि जो लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं और अपने शरीर पर अच्छा दिखने के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव डाल देते हैं, अपना वजन उन्हें कम करना होता है, उन्हें फिट दिखना होता है, उन्हें भी व्यायाम करते समय हार्ट अटैक आने का खतरा कई बार बढ़ जाता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे। व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर से पूछकर करना चाहिए। उतना ही करना चाहिए जितना आपका शरीर आपको इजाजत देता है, जितना आपका शरीर झेल सकता है। और ये बात आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए आपको 2-3 चीजें इससे जरूर सीखनी है। एक, समय समय पर अपने दिल का और अपने पूरे शरीर का चेकअप करवाइए। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर से हमेशा कंसल्टेशन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का व्यायाम और आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए। ये हमेशा डॉक्टर से पूछकर बात करते रहिए। मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम। स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है।
आपको आता है? यस, ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से। और 120 करोड़ हैं हम लोग। तो ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं। तो लालू जी बोले, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। तो बस यही दुआएं करते हैं कि राजू श्रीवास्तव को इस अंदाज में बहुत जल्द हम और आप सब दोबारा से देखेंगे।